नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रोचक तथ्य बताने चल रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में एक दोष अधिकांश आपने सुना होगा, बताया जाता है गुरुजनों के माध्यम से, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष क्या होता है, किस कारण से होता है और उसके क्या प्रभाव और क्या उपाय होते हैं, इस विषय में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारियां ज्योतिष से जुड़ी हुई जो कि आपके लिए उपयोगी होगी वह मैं लेकर आपके लिए प्रस्तुत होता रहता हूं। और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो हमारा वीडियो होगा वह सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो आइए बात करते हैं काल सर्प दोष की। दोस्तों, ये जो काल सर्प दोष है, यह ज्योतिष के अगर आरंभ में देखा जाए, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत प्राचीन क्रम में अगर देखा जाए तो काल सर्प दोष नहीं था, या ऐसा कह सकते हैं कि इस दोष का, इस कारण का जो मुख्य नाम रहा है या इसका प्रभाव रहा है, किसी अन्य रूप में जाना जाता था। जैसे इसको शंखपाल अथवा अन्य नामों से विचारणीय होता था। काल सर्प दोष होता कैसे है? जब कुंडली में, जन्म कुंडली के अंतर्गत राहु और केतु से एक दिशा में, एक क्षितिज पर सारे ग्रहों का निवास हो जाए तो काल सर्प दोष बनता है। उदाहरण के लिए यह कुंडली आप देखिएगा। इस कुंडली के अंतर्गत सभी ग्रह राहु से एक तरफ हैं और केतु चूंकि उसके 7वें स्थान पर रहता है, तो केतु जहां पर है उससे उसी क्षितिज में विराजमान है। ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। अब काल सर्प दोष यह कितना प्रभावी है, आंशिक है, पूर्ण है, मध्यम है, इसका निर्णय अलग होता है। अब यह निर्णय ऐसे हो सकता है कि काल सर्प दोष चूंकि 12 प्रकार का बताया गया है धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में काल सर्प दोष के 12 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम और सप्तम का, प्रथम भाव में राहु और सप्तम स्थान में केतु होता है तो उसका अलग प्रभाव है। द्वितीय स्थान में राहु, अष्टम स्थान में केतु होता है तो उसका अलग प्रभाव। इसी प्रकार से 12 भावों में यदि राहु और केतु का स्थापत्य होता है तो उनके अलग अलग प्रभाव बताए गए हैं, जिनमें यदि राहु और केतु के अलावा केवल चंद्र ग्रह अगर दूसरे क्षितिज पर चला जाता है तो अर्धकाल सर्प दोष माना जाता है। दोस्तों, राहु और केतु चूंकि सर्प के आकार के होते हैं, एक का मुख भाग और एक का पुच्छ भाग, और वे जिस प्रकार से सर्प किसी चीज पर पिंडली मारकर बैठ जाता है, उसी प्रकार से सभी ग्रहों के फलों को रोक करके राहु और केतु अर्थात काल सर्प दोष के निमित्तक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनेकानेक प्रकार के कष्ट, स्वास्थ्य की समस्या, कार्य क्षेत्र में बाधाएं, मनोबल में समस्याएं, विरोधियों का अधिक से अधिक प्रभाव, अन्य कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अथवा तत्संबंधी अर्थात जिस भाव में वह ग्रह बैठा हुआ हो, अर्थात राहु और केतु होते हैं, उन भावों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा का तात्पर्य, जब राहु, क्योंकि आप जानते हैं कि राहु और केतु वक्री ग्रह होते हैं, अर्थात उल्टा चलने वाले ग्रह होते हैं। जैसे लग्न में अर्थात प्रथम स्थान में राहु बैठा हो और उससे 7वें, चूंकि केतु होता है, 7वें स्थान में केतु बैठा हुआ हो, और सभी ग्रह लग्न, द्वादश स्थान, एकादश स्थान, दसम स्थान, नवम स्थान, अष्टम स्थान और सप्तम स्थान में हो,
तो प्रबल काल सर्प दोष होता है। चूंकि राहु वक्री चलता है और जब वह उल्टा चलता है सभी ग्रहों को प्रभावित करता हुआ चलता है, अर्थात वक्र दृष्टि के कारण सभी ग्रह उससे पीड़ित होते हैं। लेकिन यदि ये सारे ग्रह क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम में अगर बैठे हों तो वह आंशिक काल सर्पदोष हो जाता है, वह शुभ काल सर्पदोष हो जाता है। उसमें शुभता प्रदान होती है, उसे आंशिक काल सर्पदोष माना जा सकता है। तो इस प्रकार से कहीं भी ग्रह बैठा हुआ हो, राहु और केतु, उससे यदि वक्र दिशा में सभी ग्रह बैठे हुए हैं तो पूर्ण काल सर्पदोष, और अगर मार्गी दिशा में अर्थात सही दिशा में अगर बैठे हुए हैं तो अर्धकाल सर्पदोष अथवा आंशिक काल सर्पदोष कहलाता है। आंशिक काल सर्पदोष अपेक्षाकृत अनुकूल होता है, परंतु काल सर्पदोष की कुछ परिमाणिक अवस्था ऐसी होती है जिसमें वह कष्ट देते ही देते हैं, जैसे उनकी दशा अंतर्दशा में कहीं न कहीं विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। अब इस प्रकार से यदि काल सर्पदोष हो जाता है तो उसके लिए उपाय क्या करने चाहिए? तो काल सर्पदोष के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है भगवत शिव उपासना, भगवान शिव की उपासना करना, जैसे रुद्राभिषेक, सोमवार का व्रत, भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन आदि करना श्रेष्ठ कारक माना जाता है। अथवा किसी भी ज्योतिर्लिंग, विशेषकर त्र्यंबकेश्वर अथवा महाकालेश्वर आदि ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करना अथवा उन स्थानों पर काल सर्पदोष की शांति करवाना भी श्रेष्ठ कारक होता है। इसी के अंतर्गत अति लघु रूप में, अति संक्षिप्त रूप में जो उपाय बताए गए हैं, तांबा, चांदी, सुवर्ण, इनमें से किसी भी धातु का सर्प बना करके या बाजार से लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना, यह भी काल सर्पदोष का संक्षिप्त उपाय होता है। यदि इन धातुओं में कोई धातु न प्राप्त हो पावे तो आप आटे का भी नाग इनका जोड़ा बना करके और विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन युगल स्वरूप होना चाहिए, जोड़ा स्वरूप होना चाहिए। और काल सर्पदोष से संबंधित अधिकांश प्रयास करके 18 महीने के अंतर्गत, चूंकि राहु और केतु की जो गतिशीलता होती है एक राशि से दूसरे राशि में भ्रमण करने की, वह लगभग 18 महीने की होती है। तो इस अवधि के अंतर्गत आप प्रयास करें कि आपका काल सर्पदोष का उपाय नित्य हो सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके लिए अनुकूलता होती है, अथवा राहु और केतु का जप वगैरह भी करवाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ उपाय होते हैं, इनके माध्यम से आप निश्चित ही अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहे काल सर्पदोष से संबंधित भ्रांति का निवारण। काल सर्पदोष सदैव दुखदायी ही नहीं होता है, सुखदायी भी होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि आपका काल सर्पदोष किस प्रकार का है, क्या वह सदैव प्रतिकूल फल देने वाला है अर्थात बुरा फल देने वाला है, अथवा कभी अनुकूल प्रतिफल भी दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।